हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, कला वर्ग की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग दोपहर वाली हिंदी की क्लास नहीं देखे हैं, सर्वनाम वाली, तो जाके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है और भी आपको प्ले लिस्ट में टॉपिक वैसी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। एक बार सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है कि उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है? बताएं सब लोग, उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान रखना, उपयोगितावाद का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है वेंथम को। किसको माना जाता है? वेंथम को माना जाता है। 51 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रैश कोर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 160 रुपये में आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा, लाखों रुपए फीस भरेंगे तब आपका बीएड होगा। सरकारी सीट लेना है तो वो क्रैश कोर्स बहुत ही हेल्प करेगा आपकी तैयारी में। तो फटाफट जाएं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हजारों बच्चे परचेज कर चुके हैं अभी तक। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं, सब लोग जवाब दें। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन किसका है? यह कथन है सर आइवर जेनिंग्स का। किसका है? सर आइवर जेनिंग्स का। 52 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी कैसी? बताएं सब लोग, प्लेटो की जो है अध्ययन पद्धति थी कैसी थी? प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी कैसी? 53 का जवाब देंगे। प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी निगमनात्मक। कैसी थी? निगमनात्मक थी। 53 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अरस्तु जो है सर्वाधिक प्रभावित था किससे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था किससे? तो ये द लॉज से जो है सर्वाधिक प्रभावित था अरस्तु। 54 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कतई जहर वाला प्रश्न है। राज्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? तो राज्य के मुख्यतः जो है कितने तत्व होते हैं? तो ध्यान रखना, 4 तत्व होते हैं राज्य के। ठीक है, चलिए, 55 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या है? बताएं सब लोग, अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या है? 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ क्या है? तो अविश्वास प्रस्ताव का जो अर्थ है, मंत्रिपरिषद में अविश्वास, यही होता है अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ। ओके, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। चलिए, आप लोग लाइक नहीं किए करते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है क्या? भारतीय संसद की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण है अधीनस्थ विधायन समिति या लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उद्योग की समिति। तो भारतीय संसद की समितियों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है, ध्यान रखना, नोट करिए, लोक लेखा समिति। 57 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और एंट्रेंस एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, कहाँ पे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, तो ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो इसीलिए कहता हूँ कि एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बताएं सब लोग, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर। 58 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यही है हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स। मात्र 160 रुपये में आपको मिल रहा है पूरा मटेरियल। हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो इतने कम समय में आप लोग हमारे क्रैश कोर्स से ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं इस निचोड़ नोट्स से। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं उन सभी का ये निचोड़ नोट्स है। तो फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाएं, परचेज करें और अपनी ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दें।
हज़ारों बच्चे परचेज कर चुके हैं। पिछली बार इस क्रैश कोर्स से बहुत सारे छात्र छात्राएं अपनी तैयारी किए थे और अपना एडमिशन मन मुताबिक कॉलेज में लिए थे। सरकारी कॉलेज में जिनको लेना था सरकारी कॉलेज में लिए हैं, प्राइवेट में जिनको लेना था प्राइवेट में लिए हैं, क्योंकि सरकारी कॉलेज में क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी पड़ती है डेली। इस वजह से बहुत सारे लोगों को अच्छा नंबर आने के बावजूद भी प्राइवेट में लिए हैं, क्योंकि प्राइवेट में रेगुलर क्लासेस नहीं करनी पड़ती हैं। ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो फाइनेंशियल उनका सही है तो वो प्राइवेट ही ज़्यादातर लोग करते हैं। ठीक है, तो आपको सरकारी सीट लेना है तो आप ये क्रैश कोर्स जरूर से जरूर परचेज करिएगा। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। ठीक है, और इस बार तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें लगाए गए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट करिए। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? स्टार लगाइए सब लोग। छापने वाला प्रश्न है सीधे, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। टॉपिक वाइज एंड प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर के पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ की है। 59 का भाई सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास के बारे में एक छोटा सा फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। चलिए, केन्स के अनुसार क्या है प्रश्न? केन्स के अनुसार उत्पत्ति के साधनों की पूर्ति होती है बेलोचदार, लोचदार या अत्यधिक लोचदार या इनमें से कोई नहीं। तो केन्स के अनुसार उत्पत्ति के साधनों की जो पूर्ति होती है, ध्यान रखना, बेलोचदार होती है। 60 का ई आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्राशुल्क से आशय है क्या? बताएं सब लोग। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, प्राशुल्क से आशय है, प्राशुल्क से आशय है और 31 मार्च तक बिल्कुल एक्टिव होकर एजुकेशन भी साहिल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे। इस समय हिंदी में आप लोग देख ही रहे होंगे कि टॉपिक वाइज क्लासेस मैं चला रहा हूं। जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस, वही लेवल के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। और मैं जितने भी कोई भी मेरी वीडियोस आती हैं उनमें सारे के सारे क्वेश्चंस ज़बरदस्त के होते हैं, यानी कि एग्ज़ाम के लेवल के होते हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावना होती है। तो जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो प्राशुल्क से आशय है, ध्यान रखना, वस्तुओं पर लगाए गए आयात करों से। ठीक है, यही इसका आशय है, वस्तु पर लगाए गए आयात करों से। ठीक है, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन हैं? बताएं सब लोग, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन हैं? बताएं सब लोग भाई। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करें और शेयर भी कर दिया करें। दूसरों का भी भला करें, दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। मैं तो फ्री में आप लोगों की हेल्प कर ही रहा हूं। तो नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं, ध्यान रखना, पेरेंटो। कौन है? पेरेंटो हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किसे उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता है? इस क्लास में थोड़ा मनोविज्ञान के प्रश्न ज़्यादा हैं। हालांकि इतने मनोविज्ञान के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बहुत केस में आपके आ जाएंगे, 4 से 5 प्रश्न आ जाएंगे और अलग से मनोविज्ञान आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्कोर अगर आपको सब्जेक्ट एबिलिटी वाले में करना है इस पोर्शन में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीके पे फोकस करना पड़ेगा। जीके अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उधर आपका भी सही हो जाएगा, जीके में भी और इधर सब्जेक्ट एबिलिटी वाले में भी हो जाएगा। तो निम्न में से किसी उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता है, तो ध्यान रखना, इसमें पानी को नहीं माना जाता है उत्पत्ति के साधन। की पूंजी, श्रम, भूमि, ये सब उत्पत्ति के साधन है, पानी आपका नहीं है। हवाला क्या है बताइए? हवाला क्या है बताएं सब लोग? हवाला क्या है बताएं सब लोग? हवाला क्या है? हवाला क्या है? तो हवाला क्या है? हवाला देखिए, विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। क्या है हवाला? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार है। 64 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं या समान रहते हैं? बताएं। जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं? ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ जाते हैं वस्तुओं के मूल्य जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। अभी तो प्रश्न अभी आप देखने को बाकी हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास जब भी देखा करें, क्लास मेरी पूरी क्लास देखा करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो ये वाला MPS प्लस MPC बराबर 1, ये आपका जो कथन है बिल्कुल सत्य है। सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? बताइए भाई। सभी लोग हर प्रश्न का जवाब जरूर दिया करें। अगर 50 में से 20 से 22 प्रश्न आप लोग सही करते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है और आप लोग इस एग्ज़ाम को निकालेंगे नहीं, सिर्फ अच्छे नंबरों से निकालेंगे आप लोग। सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे और आपका एग्ज़ाम 24 अप्रैल को ही होगा। ठीक है, 24 अप्रैल को ही होगा। सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? आपको क्या लगता है 24 अप्रैल को एग्जाम होना चाहिए या 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा समय और देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। सापेक्ष आय परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो ध्यान रखना, ये जो है प्रस्तुत किया गया है
ड्यूजेनबरी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? देखिए, वेद में सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद। ठीक है, 4 वेद हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। गद्य एवं पद में लिखा गया है यजुर्वेद आपका। ठीक है, तो ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? स्टार लगा के नोट करिए, हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है। ठीक है, टोटल कितने मंडल हैं? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। चलिए आगे चलते हैं। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? बंगाल का विभाजन देखिए कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और ये किसके जो है काल में हुआ था? तो ये किसके काल में हुआ था? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए 69 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? बताइए सब लोग, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। क्या कहते थे? पेशवा कहते थे। चलिए, लोधी वंश की स्थापना किसने की? स्टार लगा के नोट करिए, कतई जहर वाला प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो लोधी वंश की स्थापना की गई थी बहलोल लोधी के द्वारा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, ये जितने भी तीनों फैक्ट बताया हूँ इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? बताइए सब लोग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प के साथ जुड़ा है किस गवर्नर जनरल का नाम? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रोक भी सकते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का नाम जो है राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स के नाम से भी जाना जाता है। तो 72 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? बताएं सब लोग, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो ये प्रभावित हुए तो उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त से। ठीक है, चलिए, अकबरनामा किसने लिखा था? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा जो लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखना, 74 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो शुरुआत हुआ था, ये किस महीने में हुआ था? तो ये अगस्त में हुआ था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित है आपको बताना है। कई बार गौतम बुद्ध जी के बारे में बता चुका हूँ। तो गौतम बुद्ध जी का संबंध था शाक्य वंश से। किससे? शाक्य वंश से। चलिए अगला प्रश्न, सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाजशास्त्र किसने रखा? सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाजशास्त्र किसने रखा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सामाजिक भौतिक शास्त्र का नाम समाजशास्त्र किसने रखा? ऑगस्ट कॉम्ट ने रखा था। ठीक है, चलिए 77 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार बताए हैं। 78 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था? दास व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग नहीं था? पादरी नहीं था। ठीक है, चलिए पादरी वर्ग नहीं था इसमें। समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है क्या? समाज शास्त्र का जो है मुख्य उद्देश्य है क्या? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है क्या? समाज को समझना, यही समाज शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। 80 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। और क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग इंस्टा पे हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स जैसे पेमेंट वगैरह सक्सेस हो जाता है आपका और डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग यहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स किसी को भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए, प्रार्थना और ध्यान है क्या? प्रार्थना और ध्यान है क्या? 81 का जवाब दें। प्रार्थना और ध्यान है मानव की स्वीकारोक्ति। क्या है? मानव की स्वीकारोक्ति। 81 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संसार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? 82 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी को। गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। निम्नलिखित में से संसार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? वो है आपका एक विवाह। ठीक है, चलिए, परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन?
परिवार की उत्पत्ति के उद्विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? तो वो हैं ब्रीफॉल्ट। कौन है? ब्रीफॉल्ट हैं। 83 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ बार बार कि आज की क्लास में थोड़ा मनोविज्ञान के प्रश्न ज़्यादा हो गए हैं। जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है किससे? जेम्स लॉन्जे सिद्धांत संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है संवेग से। किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। 84 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक हैं। कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक हैं वाटसन। कौन है? वाटसन है। 85 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? लिखना, पहचानना, धारण या सीखना? तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें पार्ट है वो है सीखना, लर्निंग। 86 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्धिलप्ति का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बुद्धिलप्ति का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जब आप लोग टेट सी टेट का एग्जाम देंगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा। मनोविज्ञान की स्पेशल 30 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, ठीक है, टेट सी टेट के एग्जाम में। तो बुद्धिलप्ति का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? स्टर ने दिया था, ठीक है। 87 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है क्या? होटल में, पहाड़ पर, यथार्थ की दुनिया में या जंगल में? तो देखिए, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो रहते हैं यथार्थ की दुनिया में, ठीक है। 88 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न इस बार के यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी मानी जाती है? 14, 13, 12 या 11? तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या मानी जाती है 14। नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न इस एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? घोल रंध्रों के अत्यधिक विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? जामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 90 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है कौन सी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कतई जहर वाला प्रश्न, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास के बारे में एक छोटा सा फीडबैक जरूर कर देंगे, कैसी लगती है क्लास। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंची चोटी है धूपगढ़, ठीक है। वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी परिवर्तन हेतु उत्तरदायी है? कुछ प्रश्न तो बिल्कुल फीड हो गए होंगे आपके माइंड में। तो वो मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। सबसे ऊपरी मंडल बहिर्मंडल। ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को रोकती है। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, ठीक है। तो 92 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आम्र बौछार है एक क्या? आम्र बौछार है एक क्या? बताइए सब लोग, आम्र बौछार है एक क्या? 93 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आम्र बौछार है एक मानसून पूर्व वर्षा, ठीक है। चलिए, 93 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस विद्वान को भूगोल का पिता कहा जाता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। 94 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो ये गर्म होता है विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण द्वारा गर्म होता है। चलिए, नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोल वेत्ता ने लिखी थी? नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोल वेत्ता ने लिखी थी? ब्लास ने लिखी थी, ठीक है। 96 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग किसमें वर्णित है? सभी लोग आंसर करेंगे। बौद्ध दर्शन का अष्टांगिक मार्ग किसमें वर्णित है? ये चतुर्थ आर्षत में वर्णित है। 97 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक हैं कौन? अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य। 98 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वैदिक विचारधारा आधारित है किस पर? महाभारत पर, गीता पर, वेदों पर या रामायण पर? वैदिक विचारधारा आधारित है कहाँ पर? बताइए सब लोग। 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैदिक विचारधारा आधारित है वेदों पर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी दार्शनिक नहीं है? तो इसमें देकार्त नहीं है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना जरूर बताइएगा। और अभी तक क्रैश कोर्स को नहीं परचेज किए हैं तो परचेज कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है हमारा, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स के करके लिंक है, उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पहुंचा जाएगा। उसके बाद 160 का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ओपन करने का जो पासवर्ड है उसमें 2715 है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा 2715। ओके,
चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी।